I'm Dr. Vishal Jain. I welcome all of you again in Engineering Physics lecture series. In today's module, we will discuss an interferometer that called Michelson interferometer. So first of all, we have to discuss about the current source. Means what are the current source and how we will produce. Because हमें अगर इंटरफेरेंस देखना है तो हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए. बिना कोहेरेंट सोर्स के हम इंटरफेरेंस नहीं देख सकते. और कोहेरेंट सोर्स जो होते हैं जनरली अगर हम देखें तो हमें एक नहीं 2 कोहेरेंट सोर्स चाहिए. और हम देखेंगे तो कोई भी सोर्स अगर सेम मटेरियल के बने हुए हैं फिर भी वो आपस में कोहेरेंट नहीं होते. नेचर में ऐसे कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है जो कोहेरेंट हो. तो हम कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाएं? 12th में आपने पढ़ा है कि कोहेरेंट सोर्स बनाने के 2 तरीके हैं. फर्स्ट, या तो हम एम्पलीट्यूड का डिवीजन कर दें या हम वेव फ्रंट का डिवीजन कर दें. अच्छा, समझ में नहीं आया होगा, मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कोहेरेंट सोर्स हम कैसे बना सकते हैं. इसके 2 तरीके हैं. फर्स्ट जो है वो है आपका एम्पलीट्यूड डिवीजन. एम्पलीट्यूड डिवीजन पहला जो तरीका है वो है एम्पलीट्यूड डिवीजन. इस एम्पलीट्यूड को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो. इसको समझ लेते हैं. सपोज आपके पास एक वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है. अब हम क्या करें, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करें? 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसी कोई डिवाइस लगाते हैं. जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बीम स्प्लिटर लगा दिया. क्या लगा दिया? बीम स्प्लिटर. बीम को 2 पार्ट में डिवाइड करने की डिवाइस. इसको 2 प्रिज्म को मिला के बनाते हैं बीम स्प्लिटर को. आजकल तो इंडस्ट्रियल डायरेक्ट भी बनाने लग गए. तो ये बीम स्प्लिटर जो होता है इसका बेक सरफेस जो होता है, पीछे वाला सरफेस, वो हाफ सिल्वर्ड होता है. मीन्स जो हाफ सिल्वर पोर्शन पे लाइट गिरती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. और उसके अलावा जो सरफेस होता है वो नॉर्मल इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए नॉर्मल सरफेस होता है. उस पर कोई पॉलिश नहीं होती. तो जो लाइट सिल्वर सरफेस पे गिरती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो लाइट जो ब्लैंक सरफेस है उस पर गिरेगी तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी. इस तरह से इस पे जो लाइट गिरती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है. एक लाइट आपकी ऊपर चली जाएगी, एक लाइट आपकी इधर चली जाएगी. और इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड इनका आधा हो जाता है, a/2. इसका और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो a/2 आधा हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड का डिवीजन होना, एम्पलीट्यूड आधा हो जाना. और इससे जो दोनों सोर्स मिलते हैं, सपोज ये सोर्स आपका था S1, यहाँ जो सोर्स मिल रहे हैं S1 और S2. ये जो S1 और S2 होंगे ये दोनों आपस में कोहेरेंट होंगे. इस एम्पलीट्यूड डिवीजन से भी हम क्या कर सकते हैं? कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं. दूसरा जो प्रोसेस है वो है वेव फ्रंट डिवीजन. वेव फ्रंट डिवीजन क्या होता है? इसको समझने के लिए हम सीधा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं. कि हमारे पास कोई सोर्स है, उससे लाइट निकल रही है. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्डबोर्ड लगाते हैं और उसपे बहुत ही माइनर इन माइक्रोमीटर में बहुत छोटे छोटे से होल कर देते हैं. जब इस सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो इन दोनों होल्स पे गिरती है. बहुत छोटे छोटे होल्स हम यहाँ पे कर देते हैं. यहाँ पे कर दिया आपने. इससे जब ये लाइट पास होती है, यहाँ जो आउटपुट में लाइट आपको मिलती है उसका वेव फ्रंट, तो इसकी जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड तो उसका सेम रहता है. ओनली उसका जो वेव फ्रंट होता है, ये वेव फ्रंट, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो वेव फ्रंट के 2 पार्ट हो जाते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा था? एम्पलीट्यूड के 2 पार्ट हो रहे थे ना. एम्पलीट्यूड के 2 पार्ट हो रहे थे. यहाँ पे क्या होगा? वेव फ्रंट के 2 पार्ट हो जाएंगे. और ये दोनों जो सोर्स होंगे S1 और S2, ये दोनों कोहेरेंट होंगे. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा भी क्या, एक सोर्स हम लगाते हैं, कार्डबोर्ड रखते हैं, और उससे जब लाइट निकलती है उनमें आपस में इंटरफेरेंस होता है. इंटरफेरेंस होकर आपको डार्क ब्राइट बैंड मिलते हैं. तो वहां पे होता है वेव फ्रंट का डिवीजन. वहां नॉर्मली जो आपका सोर्स है उसके सामने आप 2 पिन होल कर दोगे, उससे जो लाइट निकलेगी वो होगी आपकी कोहेरेंट लाइट. दोनों जो सोर्स होंगे वो कोहेरेंट लाइट को प्रोड्यूस करेंगे. तो
दो तरीके हैं, फर्स्ट क्या हो गया आपका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, दूसरा हो गया वेव फ्रंट का डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो ये दो प्रोसेस हम यूज करते हैं कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए, क्योंकि सबसे पहला टास्क हमारा है कोहेरेंट सोर्स बनाना। जब तक आप कोहेरेंट सोर्स नहीं बनाओगे आप इंटरफेरेंस को नहीं देख पाओगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए ये प्रोसेस यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जो है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या थ्योरी होती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर को इंट्रोड्यूस किसने किया, नाम से पता लग जाता है, माइकलसन, अल्बर्ट अब्राहम माइकलसन। इसको इंट्रोड्यूस किया था अल्बर्ट अब्राहम माइकलसन ने। कब इंट्रोड्यूस किया, अल्बर्ट अब्राहम माइकलसन ने इसको 1886 और 7 के बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया था। 87 में तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट। तो 1887 में हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट में ये पहले साइंटिस्ट जो थे वो ये मान के चल रहे थे कि जो लाइट होती है वो उसकी लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम जो होता है उसके लिए ये थ्योरी दी गई थी कि वो ईथर एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है। अब कंफर्म करने के लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज किया गया और एक्सपेरिमेंट किया गया कि कंफर्म करें कि ईथर ऐसा कोई मीडियम होता है नहीं होता है। तो उसके नल रिजल्ट मिले, मीन्स ऐसा कोई मीडियम नहीं होता, लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। उस टाइम में प्रूव किया था, उस फेमस एक्सपेरिमेंट का नाम था माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट, और डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है, लेबोरेटरी में इसके एप्लीकेशन है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे टॉपिक टू टॉपिक हम चलेंगे, किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट मैं साइड में लिख देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसमें क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें माइकलसन में देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, थ्योरी एंड कंस्ट्रक्शन। थ्योरी एंड कंस्ट्रक्शन हम देखने वाले हैं कि क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देन हम स्टडी करने वाले हैं कि इसका वर्किंग क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि इसमें जो फ्रिंजें फॉर्म होती है वो कैसे होती है, मींस फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। फिर जो फ्रिंजेस इसमें फॉर्म होगी उनकी हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ फ्रिंजेस। उसके बाद हम उनकी रेडियस निकालेंगे। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस ऑफ एमए। ये सब टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, मॉड्यूल 1.2 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी की, मींस इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे माइकलसन इंटरफेरोमीटर काम करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड डिवीजन। इसमें जो सोर्स होता है उसका एम्पलीट्यूड डिवीजन होता है, उससे टू सोर्स बनते हैं, और जब वो आपस में इंटरफेयर करते हैं तो आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई देती है। इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड डिवीजन। उसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको भी पेपर पे इसका कंस्ट्रक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या यूज करने वाले हैं उन चीजों का मैं नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले तो हम सबसे पहले एक सोर्स यूज करेंगे। बिना सोर्स के तो आप कंस्ट्रक्शन कर नहीं पाओगे। सोर्स कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। और उसके बाद हम यूज करेंगे बीम स्प्लिटर।
आप बोलोगे बीम स्प्लिटर क्यों यूज करेंगे, आपको पता है क्योंकि आपको सोर्स से जो लाइट आएगी उसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। उसके बाद हम यूज करेंगे, जो लाइट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी वो वापस एक दूसरे पे इंसिडेंट कैसे होगी, उसके लिए हम मिरर्स यूज करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए मिरर्स। और लास्ट में जब फ्रिंजें बन जाएगी उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। एक चीज यहाँ पे और हम यूज करते हैं, उसका नाम है कंपनसेटरी प्लेट, या कंपनसेटरी प्लेट या कंपनसेटिंग प्लेट। कंपनसेटिंग प्लेट भी हम यूज करते हैं। तो कितनी चीजें हम यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइसेज हम यूज करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर बनाने के लिए। देखते हैं कैसे बनता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, सोर्स यूज करना है, फिर बीम स्प्लिटर यूज करना है, मिरर्स यूज करने हैं, टेलीस्कोप यूज करना है और कंपनसेटिंग प्लेट यूज करनी है। डायग्राम बनाना बहुत ईजी है। आपको इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे 5 पॉइंट्स लगा लेने हैं। क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस पे आपको 5 पॉइंट लगा लेने हैं माइकलसन का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं, ये पॉइंट, इस पे आप लिख लें, ये एक सोर्स होगा, ठीक है। 5 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में, से डिस्टेंस जो होनी चाहिए सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। और यहाँ सेंटर में जो आपने पॉइंट लगाया, एक यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे यहाँ से यहाँ तक। इस लाइन को इस तरह से बताते हैं कि ये एक हमारा सोर्स है। ध्यान रखिए, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। क्या किया, 5 पॉइंट लगा दिए इक्वल डिस्टेंस पे, और फिर एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी, मैं सोर्स बता दिया। फिर इस पॉइंट पे हम एक बीम स्प्लिटर बनाएंगे, बीम स्प्लिटर प्लेट। इस तरह से, और इसके साथ एक और प्लेट हम सेम एंगल पे, जितने एंगल पे इसको रखा है उतनी ही एंगल पे एक प्लेट हम और बना देंगे इस तरह से। उसकी थिकनेस भी सेम होनी चाहिए ना, और एंगल भी, जितने एंगल पे इसको रखा है, ये एंगल हम रखते हैं यहाँ पे 45 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल रहेगा, ये लाइट सरफेस पे गिर रही है, तो ये बाहर अलग मीडियम है, अंदर अलग मीडियम है, थोड़ी सी ये टिल्ट होगी यहाँ पे। फिर ये इसी तरह से आगे बढ़ जाती है, फिर यहाँ से भी थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, फिर ये आगे चली जाती है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ आपने जो दूसरा पॉइंट लगाया है, यहाँ पे आप एक मिरर बना दोगे। ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, इसको एक बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। इसी तरह से इसको एक बॉक्स के अंदर भी हम बना सकते हैं इस तरह से। और इस पे स्क्रू लगे होते हैं, मिरर बना होता है। इसी तरह से क्या करते हैं, जो आपने ऊपर की तरफ पॉइंट लगाया है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। और यहाँ जो आपने ऊपर की तरफ पॉइंट लगाया है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है इस तरह से, ठीक है। और एक पॉइंट आपने नीचे लगाया, एक लाइन आप यहाँ से इस तरह से खींच। यहाँ पे भी हम मिरर बना देते हैं इस तरह से, मिरर। और इसको भी एक बॉक्स के अंदर हम रखते हैं, और इसमें भी स्क्रू लगे होते हैं। इसका ओरिएंटेशन स्क्रू से हम चेंज कर सकते हैं। ये जो एंगल होता है 45 डिग्री है। इस पॉइंट को आप ओ नाम दे दोगे। ये जो प्लेट है, फर्स्ट जो प्लेट है, इसका बेक सरफेस जो होता है वो हाफ सिल्वर्ड होता है, इसको हम नाम देते हैं बीम स्प्लिटर। और ये जो प्लेट है, इसको हम नाम देते हैं सीपी, कंपनसेटिंग प्लेट, इसको हम नाम देते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। ये जो मिरर है, इसको हम नाम देते हैं M1, इस मिरर को हम नाम देते हैं M2। और यहाँ पे हम एक टेलीस्कोप लगा देते हैं, क्योंकि जो भी पैटर्न बनेगा, फ्रिंजेस बनेगी, उनको देखने के लिए हमें यहाँ पे टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे टेलीस्कोप, जब आप आई से देखोगे तो आपको फ्रिंजेस दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं और हम खड़े होकर फ्रिंजेस देखते हैं, ना।
यहाँ का टास्क हमारा होता है, यहाँ पे हमें देखनी होती है फ्रिंजेस। इस तरह का सेटअप हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये जो प्लेट है इसको बीम स्प्लिटर बोलते हैं, ये कंपनसेटिंग प्लेट है, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, और ये आपका सोर्स है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मीन्स इसकी वेवलेंथ जो है वो सिंगल वेवलेंथ है, एक ही वेवलेंथ है, अलग अलग वेवलेंथ नहीं है। ये सब चीजें हम यूज करते हैं। तो अब यहाँ जो नाम लिख रखे हैं, इन नाम को मैं यहाँ से इनको मैं मिटा रहा हूँ। ये है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ MI, कंस्ट्रक्शन ऑफ MI, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कंस्ट्रक्शन। क्या क्या हमने लगाया इसमें, एक सोर्स लगाया, एक बीम स्प्लिटर लगाया, एक कंपनसेटिंग प्लेट लगाई, 2 मिरर लगा दिए। अब ये सब क्यों लगाए तो हम स्टडी करते हैं, देखते हैं हमने क्यों लगाए, तो हम आते हैं इसके वर्किंग पे। वर्किंग से आपको समझ में आएगा कि हम ये कंस्ट्रक्शन क्यों यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जब मिरर M1 से सोर्स S से यहाँ पे आपने एक लेंस लगा रखा है, ये तो सोर्स से लाइट इंसिडेंट होती है बीम स्प्लिटर पे। When a monochromatic, the light from a monochromatic source is incident on a beam splitter, it is divided in two parts. It is divided in two parts through partial reflection and partial reflection. Means यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट होके आ रही है वो पॉइंट पे, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कैसे? क्योंकि बीम स्प्लिटर 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन से, पार्शियल रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस साइड है, और फिर जो लाइट इस प्लेट पे पहुंचती है इससे होती हुई वो मिरर पे चली जाती है, मिरर M1 और M2 पे। यहाँ से क्या हुआ, लाइट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थ्रू पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर M1 की तरफ और रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर M2 की तरफ, इस तरह से। फिर जब ये लाइट मिरर से, ये जो मिरर लगे हुए दोनों, ये दोनों का फ्रंट सरफेस जो होता है आगे वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इस सरफेस से लाइट टकरा के वापस आती है, दोनों का फ्रंट सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, दोनों से टकरा के लाइट वापस आती है और O पॉइंट पे पहुंचती है। दोनों ही जब O पॉइंट पे पहुंचती है तो यहाँ पे इन दोनों में आपस में दोनों सुपर इम्पोज करती है, आपस में इंटरफ्रेंस होता है, और आपको इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस दिखाई देती है। तो आपको सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देती है, या फिर आपको हाइपरबोलिक फ्रिंजेस दिखाई देती है। इस तरह के फ्रिंज पैटर्न आपको दिखाई देता है जब ये दोनों लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपस में सुपर इम्पोज करती है, तो इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस आपको दिखाई देती है। दिस इज द वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि व्हाट इज यूज ऑफ दिस प्लेट, कंपनसेटिंग प्लेट, इसका क्या यूज है ना। तो इसका क्या यूज है वो हम देखते हैं। तो जो कंपनसेटिंग प्लेट होती है CP, इसका क्या यूज रहता है। तो आप यहाँ देखोगे कि जब सोर्स से लाइट जा रही है, बीम स्प्लिटर से पास हो रही है, तो यहाँ तक तो उसका जो यहाँ से यहाँ तक जो पहुंच रही है सेम टाइम लग रहा है, बट यहाँ से देखोगे तो मीडियम, ये एयर से जो एयर मीडियम है उसे डेंसर मीडियम में आ गई। अब इस डेंसर मीडियम से होती हुई वो ऊपर जा रही है और वापस लौटते हुए इसी मीडियम से पास हो रही है। मीन्स O पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो इस प्लेट के मीडियम से 2 टाइम्स पास हो रही है। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने टाइम पास हो रही है, 2 टाइम इस मीडियम से पास हो रही है। जबकि हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे की, अगर ये प्लेट नहीं लगी होती तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस मीडियम से एक बार भी पास नहीं होती, डज नॉट पास इन ए सिंगल टाइम। तो क्या होगा, जब ये 2 टाइम्स पास हो रही है दूसरे मीडियम से, ये किसी दूसरे मीडियम से पास नहीं हो रही है, तो इनका पार्ट डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। और जब पार्ट डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा तो आपका कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको दिखाई नहीं देगा, फ्रिंजेस आपकी नहीं बनेगी। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरी प्लेट हमें यूज करनी पड़ेगी जो सेम मटेरियल की बनी हुई हो, जिसका मटेरियल सेम हो, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम हो। उस प्लेट को हम बोलेंगे कंपनसेटिंग प्लेट। यहाँ पे हम एक और प्लेट यूज कर रहे हैं, क्या नाम दिया हमने इसका, कंपनसेटिंग प्लेट। क्या कर रही है, पार्ट डिफरेंस को कंपनसेट कर रही है। तो पार्ट डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए हम प्लेट को यूज करते हैं, इसका नाम है कंपनसेटिंग प्लेट। इसका काम क्या होता है, पार्ट डिफरेंस को कंपनसेट करना। इसकी वजह से हमें फ्रिंजेस दिखाई देती है। जो बीम आपकी रे 1 है, रे 2 है, इन दोनों के बीच में
पाथ डिफरेंस होता है वो इक्वल रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। तो ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड वर्किंग ऑफ द कंपनसेटिंग प्लेट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। माइकलसन इंटरफेरोमीटर। आपने देखा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में ये देखा कि हमारे पास एक सोर्स होता है जिससे लाइट जाती है, और फिर हमारे पास एक बीम स्प्लिटर होता है जो लाइट को दो पार्ट में स्प्लिट करता है थ्रू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और जब वो लाइट मिरर से टकरा के, यहाँ पर जो मिरर लगा रखे होते हैं M1 और M2, तो मिरर से टकरा के आती है, इंसिडेंट लाइट जब मिरर से टकरा के आती है, पॉइंट O पे जब हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई देती है। अब फ्रिंजेस क्यों बनती है, फ्रिंजेस कैसे बनती है, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस में। इस पोजीशन पे हमें जो M2 मिरर होता है उसकी वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। तो जब M1 और M2, यहाँ पे हम देखते हैं कि सब जो फ्रिंजेस फॉर्म होती है वो डिपेंड करता है कि जो M1 और M2 है उनकी, वो M1 और M2 एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। मींस M1 और M2 मिरर अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या एक दूसरे के पैरेलल हैं या किसी एंगल पे टिल्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी फ्रिंजें कैसी फॉर्म होगी। सबसे पहले जिसमें फ्रिंजें फॉर्म होती है उनको मैं नाम दे रहा हूँ। वो जो फ्रिंजें होती है उनको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्रिंजेस। सर्कुलर फ्रिंजेस। सर्कुलर फ्रिंजेस क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, देखते हैं। जब मिरर M1 और M2, when mirror M1 and mirror M2 are exactly perpendicular to each other। क्या हो, जब मिरर M1 और M2 एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो, then the thin film formed between M1 and M2 prime will be uniform। क्या हुआ, जब मिरर M1 M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे तो इनके बीच में जो एयर फिल्म बनेगी M1 और M2 प्राइम के बीच में, वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म, उसकी थिकनेस क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। मीन्स अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो फाइनाइट डिस्टेंस होगी, नॉट इक्वल टू 0, है ना। उनके बीच में एंगल की बात करें तो वो भी इसके बीच में 0 नहीं होगा। एंगल की हम बात करें तो वो भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। इस तरह से जब मिरर M1 और M2 परपेंडिकुलर हो तो यूनिफॉर्म थिकनेस रहती है। जब यूनिफॉर्म थिकनेस होगी उस केस में आपकी सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी। कैसी फ्रिंजेस बनेगी, सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी। सर्कुलर, इनको हम हेडिंगर फ्रिंजेस भी बोलते हैं। हेडिंगर फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस, इनको हेडिंगर फ्रिंजेस भी बोलते हैं, और इनको हम नॉन लोकेलाइज्ड फ्रिंजेस भी बोलते हैं। नॉन लोकेलाइज्ड, इस तरह से सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है। कब बनती है, जब मिरर M1 M2 एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो। दूसरी तरह की जो फ्रिंजें बनती है उनको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक फ्रिंजेस। हाइपरबोलिक फ्रिंजेस कब बनती है, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस कब बनती है, जब आपका मिरर M1 और मिरर M2, तो मिरर M2 होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो। M1 और M2 एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं हो, जो M2 है वो किसी एंगल पे झुका हुआ रहे। ऐसी जब पोजीशन होगी तो जब आप
उस केस में आपका जो M2 प्राइम होगा, वर्चुअल इमेज होगी मिरर M2 की, वो भी इस तरह से झुकी हुई होगी। इस केस में जो थिन फिल्म बनेगी, एयर फिल्म बनेगी मिरर M1 और M2 प्राइम के बीच में, वो वेज शेप बनेगी। वेज शेप, ऐसा जो शेप होता है, इस तरह का जो शेप होता है, इसको बोलते हैं वेज शेप। इस शेप की थिन फिल्म बनेगी। तो ऐसी थिन फिल्म बनेगी तो आपकी जो फ्रिंजेस बनेगी वो बनेगी हाइपरबोलिक, इस तरह की हाइपरबोलिक फ्रिंजेस। इनका जो कन्वेक्स पार्ट होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये, जिस डायरेक्शन में थिकनेस कम होती है उसी डायरेक्शन में इनका कन्वेक्स पार्ट होता है। इस तरह से हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनती है। हाइपरबोलिक में दो तरह की बनती है, एक में कन्वेक्स पार्ट इस तरह से झुका हुआ है, अगर इसका जो एंगल हो अपोजिट डायरेक्शन में हो, मींस ऐसे, जो M2 है इसका झुकाव जो हो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस केस में जो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी वो इस तरह से झुकी हुई रहेगी, M1 और M2 प्राइम। उस केस में जो आपकी फ्रिंज बनेगी हाइपरबोलिक, बट उनका कन्वेक्स पार्ट होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट, उसकी डायरेक्शन अपोजिट। इस केस में डिस्टेंस आपकी 0 नहीं होती है, नॉट इक्वल टू 0, एंगल भी आपका 0 नहीं होता है दोनों केसेस में। अब हम बात करें थर्ड हाइपरबोलिक जो फ्रिंजेस बनती है, ये सेकंड जो पार्ट है उसको बोलते हैं हाइपरबोलिक फ्रिंजेस। ये जो फ्रिंजेस होती है ये, इनको हम लोकलाइज्ड फ्रिंजेस भी बोलते हैं, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। एक तरह की फ्रिंजेस और बनती है जब इन दोनों के बीच में ये जो मिरर है इसको हम थोड़ा और घुमा दें, इसका जो एंगल है हम और बढ़ा दें। क्या करें हम, थर्ड टाइप की है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस। स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस कब बनती है, जब मिरर M1 तो आपका फिक्स है, M2 को आप थोड़ा ज्यादा झुका रहे हो, ज्यादा झुका रहे हो तो क्या हो रहा है, जो M1 है और M2 प्राइम है, M2 प्राइम ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। जब क्रॉस कर जाते हैं तो उस केस में आपका D इक्वल टू 0, डिस्टेंस इसके बीच में 0 हो जाती है। उस केस में जो फ्रिंज बनती है वो आपकी इस तरह से स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस बनती है, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस बनती है। तो तीन तरह की फ्रिंजेस फॉर्म होती है आपकी, सर्कुलर फ्रिंजेस, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस। जो हाइपरबोलिक और स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस होती है इनको लोकलाइज्ड फ्रिंजेस बोलते हैं, और जो सर्कुलर फ्रिंजेस होती है उनको नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंजेस बोलते हैं। इस तरह से माइकलसन में फ्रिंजेस बनती है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, मिरर M1 और M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो आपकी सर्कुलर फ्रिंज बनेगी, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं होंगे, उस केस में आपकी हाइपरबोलिक बनेगी या स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस बनेगी। इस तरह से फ्रिंजेस फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं कि जो सर्कुलर फ्रिंजेस की अब जो आगे हम स्टडी करने वाले हैं वो माइकलसन में सर्कुलर फ्रिंजेस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, इनकी रेडियस क्या होती है सर्कुलर फ्रिंजेस की, और माइकलसन की एप्लीकेशन है ऑल आर रिलेटेड टू सर्कुलर फ्रिंजेस। हमें सर्कुलर फ्रिंजेस जाननी होती है, और जो सर्कुलर फ्रिंजेस में वेरिएशन आता है उस वेरिएशन को हम नोट करते हैं, और उसी से हम किसी भी अननोन सोर्स की वेवलेंथ निकालते हैं, टू नियर बाई सोर्स है तो उनका वेवलेंथ डिफरेंस निकालते हैं। तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्रिंजेस को डिस्कस करेंगे। सर्कुलर फ्रिंजेस जो बन रही है उसमें कुछ डार्क बैंड है, कुछ ब्राइट बैंड है, मतलब डार्क फ्रिंज भी है, ब्राइट भी है। तो अब हम देखते हैं कि डार्क और ब्राइट कब बनती है, सर्कुलर फ्रिंजेस में भी डार्क कब बनेगी, ब्राइट कब बनेगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस, कि माइकलसन में फ्रिंजेस कैसे फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं कि जो सर्कुलर फ्रिंजेस आपकी फॉर्म हो रही है, सर्कुलर फ्रिंजेस जो हमने पढ़ा है, सर्कुलर फ्रिंजेस के केस में जो पार डिफरेंस होगा उस पार डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव। तो हम सबसे पहले सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए पार डिफरेंस निकालें कि पार डिफरेंस कितना आ रहा है। एक चीज हमें यहाँ याद रखनी है, क्योंकि जब भी हम माइकलसन हो, न्यूटन स्विंग हो, आगे भी हम बहुत कुछ चीजें पढ़ेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे अगर हमें ये पता करना हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस के लिए एक चीज है जो आपको डिटरमाइन करनी होती है, पाथ डिफरेंस। जब तक आप पाथ डिफरेंस नहीं पता करोगे आप नहीं बता पाओगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। पाथ डिफरेंस कैसे पता करते हैं वो हम स्टडी करते हैं। माइकलसन के केस में कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं माइकलसन के केस में सपोज ये आपका मिरर M1 है और ये आपका मिरर M2 प्राइम बना देता हूँ मैं इसमें। ये मिरर आपका M2 प्राइम, M2 प्राइम। जब लाइट इंसिडेंट होती है सोर्स से लाइट, सपोज हम कंसीडर करते हैं कि सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रही है और वो एक रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन मिरर M2 से हो रहा है, और यहाँ से जब हम देखते हैं तो हमें फ्रिंजेस दिखाई दे रही है। हम कंसीडर करके चलते हैं, हमने क्या बना लिया, एक नई ज्योमेट्री बना ली। इसमें सोर्स हमारा S1 था, बट हमें लाइट आती हुई कहाँ से दिखाई देगी, वर्चुअल सोर्स से। आप देखते हो ना घर पे लाइट बल्ब चल कहाँ रहा होता है, मिरर में देखते तो हमें मिरर के अंदर लाइट, मिरर के अंदर से लाइट आती हुई दिखाई देती है। जो लाइट बल्ब होता है मिरर के अंदर दिखता है, मिरर के अंदर भी लाइट बल्ब है, तो वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो यहाँ पे भी हम जब देख रहे हैं कि जो लाइट ओ पॉइंट पे जब फ्रिंजे आप दोनों जो लाइट है रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड वो आके मिल रही है, मतलब वहाँ फ्रिंजे बन रही है, तो वो लाइट आ कहाँ से रही है। जब आप टेलीस्कोप से देखते हो तो आपको वो M1 और M2 से आती हुई नहीं दिखती है, वो M1 और M2 प्राइम से आती हुई दिखती है ना, दोनों के M1 और M2 प्राइम से आपको आती हुई दिखेगी। तो जो सोर्स S है वो S से आता हुआ नहीं दिख के आपको कहाँ से आता हुआ दिख रहा है, S1 और S2 से आता हुआ दिख रहा है, तो वर्चुअल सोर्स से आता हुआ दिख रहा है। अब कंसीडर करें कि सपोज इसके बीच की डिस्टेंस D है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आपकी 2D। पता है मैथमेटिक्स में कि जो वर्चुअल सोर्स होते हैं उनकी डिस्टेंस क्या होती है, डबल होती है। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइट है यहाँ से टेलीस्कोप से हम यहाँ से देख रहे हैं और ये लाइट हमें कहाँ से S1 और S2 से आती हुई दिख रही है, तो हमें बताना है कि ये S1 और S2 दो अलग अलग सोर्स हो गए, दोनों कोहेरेंट सोर्स हो गए, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो यहाँ से यहाँ इसका पाथ हम देखें और यहाँ से यहाँ इसका पाथ देखें, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं, तो अब पाथ डिफरेंस दोनों में हमें पता करना है। तो पाथ डिफरेंस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस पता करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। इन दो, इस जो S2 से लाइट आ रही है उस पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर खींच दिया, परपेंडिकुलर खींचा, इसका नाम दे दिया हमने S2K। पाथ डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, S2K। ये हमारा पाथ डिफरेंस, मतलब इस लाइट में ये जो रे जा रही है इसमें और ये जो रे है इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होगा, S2K। ये पाथ डिफरेंस होगा। S1 इसको आप नाम दे सकते हो R एंड S, R इसको आप P नाम दे दो, S1P और S2R, इनमें पाथ डिफरेंस कितना हुआ, S2K का पाथ डिफरेंस हुआ। अब S2K की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो ये अगर हमारा 90 है तो 90 के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और हम ये मान के चले कि सपोज ये एंगल थीटा है, ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, थीटा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये जो है हमारा वो बेस। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें S2K मींस बेस का हमें पता करना है, S2K बेस हमें पता करना है। हमें क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपका, कोस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपका, कोस थीटा। हमें क्या पता करना है, बेस पता करना है। हाइपोटेनियस हमें कितना दे रखा है, 2D, तो B इक्वल टू क्या जाएगा, 2D कोस थीटा मींस आपका पाथ डिफरेंस S2K। S2K की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2D कोस थीटा। ये पाथ डिफरेंस है डेल्टा। ये आपने क्या निकाल दिया, पाथ डिफरेंस, डेल्टा इक्वल टू S2K। बट ये पाथ डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ रहा है वो है, हमें चाहिए इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, डेल्टा इफेक्टिव। रिजल्टेंट मतलब एक्चुअल पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो हम एक लॉ पढ़ते हैं, स्टोक्स का लॉ, वो ये कहता है कि कोई भी लाइट अगर रेयर मीडियम से जाती है और डेंसर मीडियम में टकरा के आती है, मतलब रेयर से जाती है डेंसर में टकरा के आती है, तो उसमें λ/2 का पाथ डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। कि सपोज ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है ना, कोई लाइट जाके टकराती है रेयर से डेंसर में, तो वेव जाके टकरा रही है रेयर से डेंसर में, जब ये वापस रिटर्न आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, इसका जो
फेज है, इसकी जो वेवलेंथ है, इसका जो फेज है वो पाई से चेंज हो जाएगा, मींस लैम्डा बाई 2 से चेंज हो जाएगा। तो ये है स्टोक्स का लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। स्टोक्स ने अपना नियम दिया था, कोई भी वेव है अगर वो किसी रेयर से डेंसर मीडियम में टकरा के आती है तो उसमें लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आएगा और पाई का फेज आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों, ये टकरा के आ रही है, ये अंदर जाके जो टकरा के आती है उसी में चेंज आएगा। इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं डेल्टा इफेक्टिव। डेल्टा इफेक्टिव की वैल्यू हमारी निकल के आती है 2d cos थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 इसमें आप प्लस माइनस कर दो। ये क्या है, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। अब आप बताओ कि सेंटर में डार्क बनेगी या ब्राइट। अगर हम इसको चेक करें तो सेंटर में कौन सी फ्रिंज बनेगी। पाथ डिफरेंस हमारा जो है 2d cos थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हम कंडीशन निकालें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है दैट इज शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा। ये वैल्यू हम यहाँ रख दें। इफेक्टिव पाथ डिफरेंस की 2d cos थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा। रिजल्ट निकल के आता है 2d cos थीटा, जो पाथ डिफरेंस आपका 2d cos थीटा दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस माइनस 1/2 लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस किसके लिए आ रहा होना चाहिए, डेल्टा की वैल्यू, पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2d cos थीटा इक्वल टू होनी चाहिए n प्लस माइनस 1/2 लैम्डा। तब आपका कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव, मतलब आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। जरूरी नहीं सेंटर में बने, आगे बने, जब भी पाथ डिफरेंस इतना होगा तब आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, हमने पहले पढ़ा है। पाथ डिफरेंस आपका होना चाहिए 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये पाथ डिफरेंस आपका होना चाहिए। तो आपका पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, 2d cos थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा n लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 से प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 कट हो जाएगा, तो आपका आ गया 2d cos थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस किसके लिए आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ये कंडीशन किसकी हो गई आपकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हो गई, ये कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हो गई। इन केस ऑफ माइकलसन, नॉर्मल में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है वो क्या होती है, n लैम्डा होती है। n माइनस 1/2 लैम्डा किसकी होती है, डिस्ट्रक्टिव की। बट इन केस ऑफ माइकलसन आपका पाथ डिफरेंस 2d cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए n प्लस माइनस 1/2 लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2d cos थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ये दो कंडीशन निकल के आती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेंटर की फ्रिंज बनेगी, अब सेंटर की कौन सी बनेगी, ब्राइट बनेगी, डार्क बनेगी, वो ओनली डिपेंड करेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव। पाथ डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। और पाथ डिफरेंस कैसे वेरी करता है, इसके लिए वीडियो भी मैं प्ले करूंगा, उस वीडियो में आप देख सकते हो। दोनों वेव के बीच में जैसे जैसे पाथ डिफरेंस आप वेरी करोगे वैसे वैसे आपका कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जो सेंटर है वो कभी ब्राइट होगा, कभी डार्क होगा, कभी ब्राइट होगा, कभी डार्क होगा। तो क्वेश्चन भी आता है तो माइकलसन में सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बनती है, डार्क फ्रिंज बनती है। तो माइकलसन में सेंटर के अंदर अल्टरनेटिव बनती है, मतलब ब्राइट भी बन सकती है, डार्क भी बन सकती है। जैसे जैसे आप पाथ डिफरेंस चेंज करोगे वैसे वैसे फ्रिंज आपकी चेंज हो जाएगी, कभी ब्राइट होगी, कभी डार्क होगी। तो आपका मिरर लगा हुआ है M1, उसको थोड़ा सा मूव करोगे तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस चेंज होगा। पाथ डिफरेंस चेंज होगा तो आपका कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चेंज होगा, वेरी होगा। तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो फ्रिंजें बनती है
है ना। माइकलसन में जो फ्रिंजें बनती है, इन फ्रिंजेस की। हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम देखने वाले हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर किस तरह से वर्क करता है और उसका हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो कि हीलियम नियॉन लेजर है, एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ग्लास प्लेट लगी हुई है, 1 2 दो मिरर लगे हुए हैं M1 M2। और ये जो ग्लास प्लेट है, फर्स्ट वाली जो प्लेट है ये बीम स्प्लिटर है, लाइट को दो पार्ट में स्प्लिट करता है। और दूसरी वाली जो प्लेट है वो कंपनसेटिंग प्लेट है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। जैसे ही लाइट गिरती है बीम स्प्लिटर पे, ये बीम स्प्लिटर लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है थ्रू पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मिरर M1 की तरफ आती है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मिरर M2 की तरफ जाती है। और जब वो लाइट दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस किसी पॉइंट पे आके मिलती है तो सुपर इम्पोज होती है, तो हमें इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह की फ्रिंजेस बन रही है। ये इस तरह की फ्रिंजेस आपको दिखाई देती है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। इस तरह की फ्रिंजेस आपको दिखाई देती है। तो ये प्रैक्टिकल सेटअप है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। और ये जो मिरर M1 है ये स्क्रू से अटैच रहता है। आप यहाँ देख रहे हो स्क्रू से अटैच रहता है। इस मिरर को मूव कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रू होते हैं, यहाँ पे आपको दे रखे हैं नॉब्स। इन नॉब्स को अगर आप मूव करेंगे तो ऑटोमेटिक ये मिरर जो है वो मूव होगा। और ये मिरर मूव होगा तो आप यहाँ देखोगे जो फ्रिंज का ओरिएंटेशन है, जो फ्रिंज जो आपको दिख रही है, जो आपका सेंटर जो है फ्रिंज का, वो कभी डार्क होता है कभी ब्राइट होता है। क्योंकि जैसे जैसे मैं मिरर को मूव करता हूँ, यहाँ पे मैं मिरर को मूव कर रहा हूँ, इस नॉब से मैं मिरर M1 को मूव कर रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे जैसे मैं मिरर को मूव करता हूँ, ये देखिए सेंटर जो है फ्रिंज का कभी ब्राइट होता है कभी डार्क होता है। जब कभी सेंटर ब्राइट होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तो ब्राइट होगा, जैसे ही λ/2 का पार्ट डिफरेंस आ जाएगा वापस डार्क हो जाएगा। तो ब्राइट डार्क अल्टरनेटिव फ्रिंजेस इसमें बनती है। और तो आप यहाँ देख सकते हो क्लियर जो फ्रिंजेस बन रही है, इस तरह की फ्रिंजेस बनती है। और ये सेंटर जो है कभी ब्राइट फ्रिंज बनती है कभी डार्क फ्रिंज बनती है। यह है आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इस एपरेटस को हम यूज करते हैं लैब में वेवलेंथ और वेवलेंथ डिफरेंस निकालने के लिए। हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी में इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि हम आज पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो सर्कुलर फ्रिंजेस बन रही है उनकी रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि रेडियस कैसे निकालते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन पे आएंगे। थैंक यू सब। ऑफ सर्कुलर फ्रिंजेस। माइकलसन में जो सर्कुलर फ्रिंजेस बन रही है, सर्कुलर फ्रिंजेस जो बन रही है उनकी रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमने सर्कुलर फ्रिंजेस बना ली है। सेंटर में ब्राइट डार्क से हमने मान लिया। हम यहाँ मान के चलते हैं सेंटर में जो है वो हमारे एक nth रिंग बन रही है, मतलब एक डार्क रिंग बन रही है nth रिंग सेंटर में। क्या नाम दे दिया इसको nth, क्योंकि हमें नहीं पता इसका ऑर्डर कौन सा है। हम ऑर्डर हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर n से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कितनी जो फ्रिंजें हैं वो उनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया, वो डिसअपियर हो गई है। तो जो सेंटर में जो फ्रिंज बन रही है उसको हम मान के चलते हैं वो nth फ्रिंज है, उसका जो ऑर्डर है वो nth है। और सेंटर में जो डार्क रिंग बन रही है उसका ऑर्डर हमने nth मान लिया। उससे पहले जो रिंग निकल चुकी है उसका ऑर्डर क्या होगा n-1। उससे और पहले वाली n-2। जो लास्ट वाली है सपोज उसका जो ऑर्डर है वो n-m। n-m ये कौन सी वाली है, mth ऑर्डर वाली। इसका mth ऑर्डर होगा, mth जो रिंग होगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा n-m। mth रिंग का ऑर्डर क्या हो गया n-m। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से फ्रिंजें बनती है। ये हमने उनका ऑर्डर ले लिया और ये हमारा टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं, सपोज हमें रेडियस निकाली, मींस यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो nth रिंग से लेके mth रिंग की जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दिया rm। क्या नाम दिया हमने rm। रेडियस क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम rm, ये हमने नाम दिया है। किससे किसकी डिस्टेंस है, nth रिंग से mth रिंग की डिस्टेंस, ये हमें कैलकुलेट करनी है। हम ये मान के चलते हैं ये वाली जो डिस्टेंस है ये कैपिटल D है। टेलीस्कोप से जो फ्रिंजेस बन रही है उसकी जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। तो आपका जो इसको आपने ये आप इसको आप नाम दे दीजिए A, इसको हम नाम दे देते हैं B,
इसको हम नाम दे सी, सेंटर को हम नाम दे सी। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर डी स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं कि अब हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो अब हम क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है, जो कि आपने माइकलसन में कल हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टिव की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, 2 cos थीटा if 2 cos theta is equal to n 2n plus minus 1 lambda by 2। अगर इसके इक्वल है तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। 2d cos थीटा इक्वल टू n lambda है तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मींस इस केस में डार्क रिंग बनेगी, इस केस में ब्राइट रिंग बनेगी। डार्क रिंग वाली कंडीशन हम लेके चलेंगे, क्योंकि सेंटर में हम क्या मान के चल रहे हैं, डार्क रिंग मान के चल रहे हैं। आप ब्राइट वाली कंडीशन भी लेके चल सकते हैं, सेंटर में ब्राइट रिंग मान के। तो कंडीशन फॉर सेंट्रल डार्क रिंग, क्या कंडीशन होगी सेंट्रल डार्क रिंग की, 2d cos थीटा इक्वल टू n lambda। फॉर सेंटर में मीन्स यहां से आप देख रहे हो सेंटर में, या सेंटर में देख रहे हो, तो सेंटर में जब आप देख रहे हो तो एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा 0। यहां से अगर आप एंगल देखो तो सेंटर में एंगल कितना होगा, 0, मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री सेंटर के लिए। एंड ऑर्डर n इक्वल टू, सेंटर में क्या ऑर्डर बन रहा है, nth ऑर्डर ना, ऑर्डर n कितना है आपका, nth ऑर्डर है आपका, सेंटर में ऑर्डर कौन सा है आपका, nth ऑर्डर। वैल्यू रख दें हम, थीटा इक्वल टू 0, ऑर्डर आपका n हो गया, 2d इक्वल टू n lambda। एक इक्वेशन निकल के आती है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम यही कंडीशन लगाते हैं mth, जो mth डार्क रिंग बन रही है, mth डार्क रिंग के लिए क्या कंडीशन होगी, उसका ऑर्डर कितना है, n माइनस m। mth रिंग का ऑर्डर है आपका n माइनस m, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, एंगल कितना होगा, तो थीटा देखो, थीटा कितना होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे जब हम देख रहे हैं थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा m मैक्सिमम। वैल्यू रख दो आप, 2d cos थीटा m इक्वल टू n माइनस m lambda। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन की कंडीशंस कैसे है हमारे पास, जो हमारी डार्क फ्रिंज की कंडीशन थी उसमें हमने एक बार हमने सेंटर के लिए nth रिंग के लिए और एक बार हमने mth रिंग के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है वो हमने पुट की है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन आ गई, 2d इक्वल टू n lambda, 2d cos थीटा m इक्वल टू n माइनस m lambda। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देखते हैं क्या आता है। तो 2d माइनस 2d cos थीटा n that is equal to n lambda minus n minus m lambda। क्या वैल्यू निकल के आती है देखते हैं। तो वैल्यू हमारे पास निकल कैलकुलेट होके आती है, वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आती है 2d, आप 2d कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस cos थीटा m that is equal to n lambda minus n lambda plus m lambda। It means 2d 1 minus cos theta m that is equal to m lambda। So 1 minus cos theta m that is equal to m lambda upon 2d।
एंड अगर हम एम लेमडा को इधर ले लें, कोस थीटा को इधर ले लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोस थीटा एम इट इज इक्वल टू 1 माइनस एम लेमडा अपॉन 2d। क्या वैल्यू हमने निकालनी, कोस थीटा की। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्या किया हमने, कोस थीटा की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली। किससे डिटरमाइन की, कंडीशन से। और कोस थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कोस थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम देखते हैं 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। कोस थीटा एम क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका, बेस की वैल्यू है आपकी d डिवाइडेड बाय अंडररूट d स्क्वायर प्लस rm का स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, डायरेक्ट कोस थीटा है। डायरेक्ट आपने क्या निकाल लिया, कोस थीटा m। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस एम लेमडा अपॉन 2d दैट इज इक्वल टू d अपॉन अंडररूट d स्क्वायर प्लस rm का स्क्वायर। दोनों साइड अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड अगर हम इसका स्क्वायर लें तो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं 1 माइनस एम लेमडा अपॉन 2d का होल स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर प्लस rm का स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन आ गई, इसको हम इन्वर्ट कर रहे हैं। इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं। इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो d स्क्वायर, पहले मैं इसको लिख रहा हूं, d स्क्वायर प्लस rm का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। इसको आपने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई। और इसको इन्वर्ट करेंगे तो मैं सीधा इसको -2 लिख रहा हूं। 1 माइनस एम लेमडा अपॉन 2d की पावर हो जाएगी आपकी -2। 2 थी उसको हमने क्या कर दिया, -2। ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ये जो इक्वेशन है इसमें हम d स्क्वायर से इसको डिवाइड करके थोड़ा अलग लिखते हैं, रीराइट करते हैं। इसको रीराइट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो 1 प्लस rm का स्क्वायर, 1 प्लस rm का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, ये जो आपका 1 माइनस एम लेमडा अपॉन 2d की पावर -2 है, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम एक्सपांड करके अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम एक्सपांड करते हैं तो क्या होगा, आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करते हो तो क्या लिखते हो, 1 माइनस एक्स की पावर -n है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx प्लस nx का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लाइक दैट। मींस इसके हायर ऑर्डर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम हायर ऑर्डर इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपका जो d है और जो हायर ऑर्डर आएगा आपका इसका, क्योंकि जो आप वैल्यू ले रहे हो m लेमडा अपॉन 2d, इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 1 प्लस nx। तो ये वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस क्या हो जाएगा, x कितना, n कितना आपका 2 m लेमडा अपॉन 2d, उसे 2 आपका क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई 1 प्लस rm का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस m लेमडा अपॉन d। 1 से 1 आपका कट जाएगा और यहां से आपके रेडियस की वैल्यू आ जाएगी rm का स्क्वायर इक्वल टू m लेमडा d स्क्वायर अपॉन d। r आप निकाल लोगे तो वो आ जाएगा आपका d अंडररूट m लेमडा अपॉन स्मॉल d। ये आपकी रेडियस, जो सर्कुलर फ्रिंजेस होती है उनकी रेडियस इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। अब आगे हम देखते हैं, ये तो हमने रेडियस कैलकुलेट किया, एक बार आप वापस देख सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या किया, कोस थीटा निकाला हमने दो तरीके से।
एक तो cos थीटा हमने निकाला डायरेक्ट और एक cos थीटा हमने निकाला कंडीशंस यूज करके, और दोनों को कंपेयर किया और सोल्व किया तो हमारे पास रेडियस आ गई। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है जो आपको करना है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में रेडियस कैलकुलेट करने के लिए। तो अब आगे हम देखते हैं कि रेडियस हमने कैलकुलेट कर ली है। Now we are going to start study about the application of Michelson interferometer. Michelson interferometer के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? माइकलसन इंटरफेरोमीटर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सबने देखा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, हल्का सा भी आप डिस्टर्बेंस करेंगे तो जो आपकी फ्रिंज है वो शिफ्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि एमआई के क्या क्या एप्लीकेशन है। एमआई के दो तरह के एप्लीकेशन हैं। फर्स्ट जो है वो है लेबोरेटरी बेस्ड। लेबोरेटरी बेस्ड जो एमआई के एप्लीकेशंस हैं उसमें उनकी सबसे पहले बात करें तो वो है डिटर्मिनेशन ऑफ wavelength of unknown source। इसका मतलब ये है कि ऐसा सोर्स जिसकी वेवलेंथ हमें नहीं पता हो, उसकी वेवलेंथ हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ। इन समय अगर वेवलेंथ की वैल्यू नहीं पता है तो हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज करके किसी भी मोनोक्रोमेटिक जो सोर्स है उसकी वेवलेंथ पता कर सकते हैं। कैसे पता करते हैं, सबसे पहले इस एप्लीकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो वेवलेंथ डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे माइकलसन इंटरफेरोमीटर में सर्कुलर फ्रिंजेज बन रही है। मतलब हम इस तरह से सेट करते हैं कि एमआई में सर्कुलर फ्रिंजेस बने। सेट कैसे करोगे, मिरर M1 और M2 को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखोगे। तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो M1 और M2 प्राइम के बीच में जो थिन फिल्म बनेगी, एयर फिल्म बनेगी, वो यूनिफॉर्म होगी, और यूनिफॉर्म होगी तो आपकी सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी। तो हमने एमआई को सेट कर दिया सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए। अब जब सर्कुलर फ्रिंजेस बन रही है और सेंटर में डार्क रिंग बन रही है, उस केस में कंडीशन क्या होगी, 2D cos थीटा दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। इसके लिए कंडीशन होगी ये डार्क रिंग के लिए। और हम सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर के केस में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 2D इक्वल टू हो जाएगा हमारा n लैम्डा। ये कंडीशन किसकी है, सेंट्रल डार्क रिंग की। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो हमारा मिरर है M1 और दूसरा मिरर है हमारा M2, यहाँ पे जो हमारा वर्चुअल इमेज बनती है M2 प्राइम की, मिरर M1 को हम यहाँ पे हमने एक नोब लगा रखी है, एक माइक्रोमीटर लगा रखा है। माइक्रोमीटर के थ्रू हम इसको मूव कर सकते हैं मिरर M1 को। यहाँ से हम मिरर को मूव कर सकते हैं, इस तरह से हम मिरर को मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि सपोज ये जो इक्वेशन है इसमें अगर मैं लेमडा ऐड करूँ, 2D प्लस लेमडा और n लेमडा प्लस लेमडा, दोनों साइड अगर मैं लेमडा ऐड करूँ तो लेमडा हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लेमडा सपोज हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो d प्लस लेमडा बाई 2। इसी तरह से यहाँ से मैं लेमडा कॉमन ले लूँ तो n प्लस 1 लेमडा। ये इक्वेशन एक हमारे पास आ जाती है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब है कि अगर मैं डिस्टेंस को लेमडा बाई 2 से वेरी करूं, डिस्टेंस को कितना वेरी करूं मैं, लेमडा बाई 2 से, डिस्टेंस को मैं लेमडा बाई 2 से वेरी करूं तो फ्रिंजेज का जो ऑर्डर होगा वो +1 से वेरी हो जाएगा। मींस लेमडा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस अगर मैं डेवलप करूंगा तो मेरी एक फ्रिंज जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, या तो अपीयर हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, मतलब ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। लेमडा 1 मूव करने पे एक फ्रिंज शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं इसको x डिस्टेंस मूव करूं, मिरर को कितना मूव करूं मैं, x डिस्टेंस मूव करूं तो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट होगी हम डिसाइड नहीं कर सकते।
एक्स डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी वेव्स पास हो जाएगी, थोड़ी सी डिस्टेंस मूव करने पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम मानते हैं कि एक्स डिस्टेंस मूव करने पे एन फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाती है। λ/2 करने पे कितनी हो रही थी, 1, है ना। टोटल फ्रिंज कितनी हो गई, x डिवाइडेड बाई λ2 दैट इज इक्वल टू n, मींस 2x इक्वल टू n λ, और यहां से हम वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हो जाता है हमारा 2x/n। ये फॉर्मूला यूज करके हम वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी अननोन सोर्स की। जो भी अननोन सोर्स होगा उसकी वेवलेंथ हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कितना आप उसको मूव कर रहे हो, मिरर को कितना मूव कर रहे हो, कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही है, नंबर ऑफ फ्रिंज आप काउंट कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, फील्ड ऑफ व्यू, यहाँ पे आपको देखना होगा कि जैसे ही आप मिरर को मूव करते हो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही है, आपको फ्रिंजेस काउंट करनी होगी। सपोज आपने 100 फ्रिंजेस काउंट कर ली, 100 फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही है, और कितना डिस्टेंस मूव करने पे, सपोज 0.5589 mm इतना आपने मूव किया, और आपकी mm मूव करने पे आपकी 100 फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई। तो आप वेवलेंथ डिटरमाइन कर लो, वेवलेंथ के फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दो, लैम्डा इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आप पुट कर दो 0.5589 ना, mm मिलीमीटर मींस 10⁻³ मीटर, आप वैल्यू रख दो। जैसे आप ये वैल्यू रखोगे डिवाइडेड बाई n, n कितना है 100, ये वैल्यू रख दो, आपकी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। इस तरह से आप लैम्डा वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, जिसमें हम वेवलेंथ डिफरेंस पता कर सकते हैं, वेवलेंथ डिफरेंस पता कर सकते हैं। अब वेवलेंथ डिफरेंस कैसे पता करते हैं वो हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास ऐसा कोई सोर्स है जिसकी एक ही सोर्स की 2 वेवलेंथ्स है, बहुत ही नियर बाय, मतलब बहुत ही पास पास है। उस केस में डिफरेंस कैसे पता करेंगे, तो जो हमारा सेकंड है एप्लीकेशन है इसका लेबोरेटरी में, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ the wavelength difference, the wavelength difference between two nearby wavelengths. For example, sodium light. सोडियम लाइट की 2 नियर बाई वेवलेंथ होती है, क्या क्या, λ1, इसको हम D1 D2 भी बोलते हैं, D1 एंड D2। तो सोडियम लाइट की नियर बाई वेवलेंथ होती है, एक सोडियम लैम्प 2 वेवलेंथ जनरेट करता है, D1 5890 एंगस्ट्रॉम एंड D2 5896 एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों वेवलेंथ बहुत पास पास है, दोनों जो वेवलेंथ है उनमें ओनली 6 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है, और माइकलसन इंटरफेरोमीटर 6 एंगस्ट्रॉम के डिफरेंस को पता करके बता देता है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो कैसे पता करते हैं वो भी हम देखते हैं कि किस तरह से माइकलसन में से हम जो नियर बाई वेवलेंथ है उनका डिफरेंस हम पता करेंगे। तो फिर से हम वही करते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर, सबसे पहले कोई भी मतलब आपको वेवलेंथ पता करनी हो, वेवलेंथ डिफरेंस पता करनी हो, माइकलसन का कोई भी एप्लीकेशन हो, सबसे पहले आपको फ्रिंजेज को सेट करना होता है। यहाँ पे भी हम फ्रिंजेज को सेट करते हैं सर्कुलर फ्रिंजेज के लिए। सपोज हमने सेट कर दिया सर्कुलर फ्रिंजेज के लिए, इस बार हमारे पास 2 वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है हमारे पास λ1 और दूसरी वेवलेंथ है हमारे पास λ2। λ1 की वजह से भी फ्रिंज पैटर्न बनेगा, λ2 की वजह से फ्रिंज पैटर्न बनेगा, तो दोनों मिक्स होंगे तो आपको डिस्टर्बेंस दिखेगा, एक अच्छी फ्रिंज नहीं दिखाई देगी, फेडेड फ्रिंज दिखाई देगी। जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो आपको अच्छी फ्रिंज दिखाई देगी। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि λ1 की वजह से जो फ्रिंजेज का ऑर्डर होगा सेंट्रल फ्रिंज का वो n1 होगा, λ2 की वजह से जो फ्रिंजेज का ऑर्डर होगा वो n2 होगा, है ना। तो हमारा अगर हम इसमें देखें तो जो हमारा फॉर्मूला होता है, सपोज सेंटर में डार्क रिंग बन रही है, इसमें भी सेंटर में डार्क रिंग बन रही है, तो इसका जो ऑर्डर होगा 2d cos थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ये हमारा जो इक्वेशन है वो है 2d cos थीटा इक्वल टू n लैम्डा। सेंटर में थीटा 0 मान लो, थीटा 0 तो 2d इक्वल टू क्या हो गया n लैम्डा। अब
लेमडा वन के लिए देखोगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2d इक्वल टू n1 लेमडा वन। लेमडा टू के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2d इक्वल टू n2 लेमडा टू। मीन्स इसकी वजह से n1 ऑर्डर, लेमडा वन की वजह से, लेमडा टू की वजह से n2 ऑर्डर होगा फ्रिंजेस का। तो इस तरह से हमारे दो अलग अलग फ्रिंज पैटर्न बनेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंसाइड करेंगे तो हमें अच्छा पैटर्न दिखाई देगा। सपोज कंसाइड करें, कंसाइड कब करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। तो लेमडा वन मीन्स एक की जो वेवलेंथ है, एक सोर्स की जो वेवलेंथ है वो थोड़ी सी कम है। मतलब वेवलेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की, वो थोड़ी कम है। सपोज इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, एक की कम मान लेते हैं। इसकी कम है मतलब इसका ये जो जाएगी वो इस तरह से जाएगी, ये यहीं पे खत्म हो जाएगी। मतलब इसकी वेवलेंथ जो है थोड़ी कम है। तो क्या होगा, इस तरह से इसकी वेवलेंथ कम है तो आप देखोगे ना, एक की वेवलेंथ क्या है, थोड़ी सी कम है, एक की वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा है। तो क्या होगा कि यहां से यहां तक हम देखेंगे, यहां से यहां तक पता चलेगा कि एक जो है वो n1 ऑर्डर चल रहा है, लेमडा वन वाला है वो n1 ऑर्डर चल रहा है। और लेमडा टू वाला जो है वो थोड़ा सा, उसकी अगर वेवलेंथ कम है तो उसके ऑर्डर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। सपोज उसकी वेवलेंथ कम है, लेमडा वन की वेवलेंथ ज्यादा है, लेमडा टू की कम है, लेमडा टू का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n1+1, उसका ऑर्डर एक ज्यादा हो जाएगा। एक पोजीशन पे क्या होगा, एक लेमडा वन का ऑर्डर तो वही रहेगा n1। सपोज यहाँ से यहाँ तक काउंट करूँ तो 20 फ्रिंजेस होगी। तो लेमडा टू की वेवलेंथ कम है तो यहाँ से यहाँ तक फ्रिंजेस कितनी हो जाएगी, 21, मतलब एक फ्रिंज ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक का n1 ऑर्डर रहेगा, दूसरे का n1+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2d इक्वल टू, एक का n1 लेमडा रहेगा, लेमडा वन, और दूसरे का क्या हो जाएगा 2d इक्वल टू n1+1 लेमडा टू। 2d इक्वल टू है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर कर देते तो इक्वेशन निकल के आती है n1 लेमडा वन इक्वल टू n1+1 लेमडा टू। सोल्व कर लो इसको, n1 लेमडा वन इक्वल टू n1 लेमडा टू प्लस लेमडा टू। इसको इधर ले लेते हैं तो n1 लेमडा वन माइनस लेमडा टू, n1 कॉमन आ गया आपका, इक्वल टू लेमडा टू। So n1 इक्वल टू लेमडा टू डिवाइडेड बाई लेमडा वन माइनस लेमडा टू। ये n1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है ना, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4, ये जो है ये इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5 कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। 1 and 5, 1 and 5 मतलब वहां पे n1 की वैल्यू आपको रखनी है। तो n1 की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा 2d इक्वल टू n1 की वैल्यू लेमडा टू अपॉन लेमडा वन माइनस लेमडा टू मल्टीप्लाई बाई लेमडा वन। क्या आ गया हमारे पास, 2d इक्वल टू आ गया हमारे पास लेमडा वन लेमडा टू डिवाइडेड बाई डेल लेमडा। वेवलेंथ डिफरेंस कितना हो गया, वेवलेंथ डिफरेंस हो गया डेल लेमडा इक्वल टू लेमडा वन लेमडा टू अपॉन 2d। इस तरह से हम वेवलेंथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें ऐसी कोई वेवलेंथ दे रखी है जो दो वेवलेंथ बहुत पास पास है, सपोज उसमें जैसे सोडियम लैंप ले लिया तो 6 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है, तो क्या होगा, एक का ऑर्डर तो वही रहेगा, दूसरे का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब आप उनको दोनों को साथ में करेंगे। इसको इसको साथ में रखेंगे तब आपको अच्छी फ्रिंज दिखाई देगी, कॉन्ट्रास्ट फ्रिंज दिखाई देगी। कॉन्ट्रास्ट फ्रिंज के केस में क्या हो जाएगा, एक का ऑर्डर तो n1 रहेगा, दूसरे का ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, n1+1 हो जाएगा। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि सपोज डायग्राम ये वापस बना देता हूँ कि ये सपोज एक का ऑर्डर है ना, एक वेव ऐसे जा रही है, अब दूसरी वेव के क्या हो जाएंगे ऑसिलेशंस, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम है तो क्या होगा, सपोज मैंने मान लिया है कि इसकी थोड़ी सी वेवलेंथ जो है वो कम है, वेवलेंथ कम है तो क्या हो जाएगा, उसके ऑर्डर्स जो होंगे वो +1 से बढ़ जाएंगे। इस तरह से हम
दोनों को सोल्व करते हुए वेवलेंथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। वेवलेंथ डिफरेंस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला निकाला वेवलेंथ डिफरेंस का क्या आया, डेल लेमडा इक्वल टू λ1 λ2 अपॉन 2d। और यहाँ λ1 λ2 क्या होते हैं, एवरेज। मींस आप इसका लेमडा, अगर λ1 λ2 आपको पता है तो आप एवरेज भी ले सकते हो। तो लेमडा इक्वल टू होता है रूट λ1 λ1 λ2। इस तरह से आप लेमडा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसको हम इन जनरल इसको हम लिखते हैं डेल लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 2d। ये जो है वो डिस्टेंस है ना, उसको आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। जो ये होती है डिस्टेंस होती है, इसको हम हमेशा x2 माइनस x1 इनिशियल पोजीशन। यस, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लेबोरेटरी के अलावा दूसरे एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एमआई को हम लेबोरेटरी के अलावा भी यूज करते हैं। इसके बहुत सारे एडवांस एप्लीकेशंस हैं, उसमें से कुछ मैंने यहाँ लिस्टेड किए हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है यूज टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ स्टार्स। स्टार्स का डायमीटर डिटरमाइन करने के लिए भी हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन, ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए सैटेलाइट के साथ में हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज करते हैं। अब वहाँ पे जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे कुछ नाम मैंने लिखे हैं, लीगो, विंड, यूएआरएस। ये सैटेलाइट्स के साथ में जो इंटरफेरोमीटर लगे हुए हैं उनके नाम। लीगो एक ऐसा इंटरफेरोमीटर है जिससे 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया था। लेजर इंटरफेरोमीटर डिटेक्ट ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी इसका फुल नेम है। ये 4 किलोमीटर, इसकी जो आर्म्स थी वो 4 किलोमीटर की थी। मीन्स इसका जो मिरर आर्म्स मतलब मिरर M1 और M2 जो थे उनकी जो डिस्टेंस थी वो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस। इतना बड़ा स्पेक्ट्रोमीटर था जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। आइंस्टाइन ने बताया था उस आइंस्टाइन के टाइम पे कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती है, पर उनका कोई कंफर्मेशन नहीं था, प्रूफ नहीं था। जो साइंटिस्ट थे 2015 में उन्होंने लीगो स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया और 2017 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला। ऐसे बहुत सारे स्पेक्ट्रोमीटर हैं जिसमें हम अपर एटमॉस्फेयर उनको स्टडी करते हैं बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। एडवांस एप्लीकेशन है। एक और इसका एडवांस एप्लीकेशन है जो टेक्निक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। मींस माइकलसन इंटरफेरोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल टिश्यूज जो होते हैं उनका माइक्रो स्ट्रक्चर ले सकते हैं। इंटरनल टिश्यूज हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनका माइक्रो स्ट्रक्चर ले सकते हैं बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। मीन्स कैंसर सेल्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जो कैंसर सेल्स होती है उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव भी इतना नहीं होता। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा हम कुछ मटेरियल डिजाइन करने में, थिकनेस डिसाइड करने में भी माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज करते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। फ्यूचर की जो टेक्निक्स है उसमें भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन रहेंगे। दूसरे प्लैनेट्स के बारे में पता करना हो या ऐसे बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में वो भी, वहाँ पे भी हम इंटरफेरोमीटर को यूज करते हैं। जहाँ पे भी हाई एक्यूरेसी की जरूरत होती है वहाँ पे हम इंटरफेरोमीटर यूज करते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बेस्ड ऑन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। न्यूमेरिकल्स की हम बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स जो होते हैं माइकलसन ने जो फॉर्मूले हमने डिटरमाइन किए हैं वेवलेंथ निकालने के लिए, वेवलेंथ डिफरेंस निकालने के लिए, न्यूमेरिकल उसी में से आते हैं एग्जाम में। और जो माइकलसन पे जब थ्योरी के साथ साथ में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला था आपका वेवलेंथ निकालने का, लेमडा इक्वल टू 2x अपॉन n, ये वाला एक फॉर्मूला था। और एक फॉर्मूला आपका था वेवलेंथ डिफरेंस निकालने का, लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 2x या 2d। दो फॉर्मूले आपके पास थे। इन फॉर्मूलों में से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। या तो आपको x दिया हुआ होता है या n दिया हुआ होता है, लेमडा निकालना होता है, या लेमडा n दे रखा होता है, x कैलकुलेट करना होता है, या वेवलेंथ डिफरेंस वेवलेंथ दे रखी होती है, वेवलेंथ डिफरेंस निकालना होता है।
डी दिया हुआ होता है, या डी निकालना होता है वेवलेंथ और वेवलेंथ डिफरेंस दी हुई होती है। इस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड ही आते हैं। यहाँ पे हम दो न्यूमेरिकल मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या लिखा हुआ है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो सेंटर है, जो व्यू है जहाँ पे हम देख रहे हैं सेंटर में, वहां से 200 फ्रिंजेस क्रॉस कर रही है। कितनी फ्रिंजेस क्रॉस कर रही है? 200। मीन्स इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है कि कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही है? 200 फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही है क्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू when the movable mirror displays through। मूवेबल मिरर को कितना हम डिस्प्लेस कर रहे हैं? अगर हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं 0.50896 mm, इतना डिस्प्लेस करने पे 200 फ्रिंजेस जो है वो क्रॉस कर रही है फील्ड ऑफ व्यू को। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। हमें वेवलेंथ डिटरमाइन करनी है। मींस n दिया हुआ है, x दिया हुआ है, हम वेवलेंथ निकालनी है। we know that lambda equal to 2x upon n। put the values। lambda equal to 2 multiply by, ये किसमें हमारा mm में है। इसको mm को या तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर इसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.0596 इंटू 10 की पावर -3 मीटर डिवाइडेड बाई n कितना है हमारा? 200 से हम डिवाइड कर देते हैं। 2 से 2 कट गया आपका, 100 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू 0.05896 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। यहाँ से मैं पॉइंट हटा देता हूँ। क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू 5896 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इट मीन्स 5896 एंगस्ट्रॉम। जो सोर्स होगा उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 5896 एंगस्ट्रॉम होगी। इस तरह से हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। किस पे बेस्ड होगा? फॉर्म किस फॉर्म में बेस्ड होंगे? लेमडा इक्वल टू 2x अपॉन n पे। दूसरा न्यूमेरिकल हमने यहाँ लिखा है MI एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद ए सोर्स व्हिच हैव 2 वेवलेंथ। एक सोर्स है जिसकी 2 वेवलेंथ्स है। कौन कौन सी वेवलेंथ है? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन में गिवन। क्या गिवन है? एक सोर्स है जिसकी 2 वेवलेंथ है। क्या क्या वेवलेंथ है? लेमडा 1 एंड लेमडा 2। क्या वेवलेंथ है? 4882 एंगस्ट्रॉम एंड 4886 एंगस्ट्रॉम। 2 वेवलेंथ हमें दे रखी है एक सोर्स की। By what distance does the mirror have to be moved between two positions of disappearance of fringes? हम किस डिस्टेंस से इनको मूव करें? मिरर को, जो हमारा मिरर है उसको किस डिस्टेंस से मूव करें कि ये फ्रिंजेज हैं ना, मिरर हैव टू बी मूव बिटवीन टू पोजीशन ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ फ्रिंजेज। फ्रिंजेज है वो डिसअपीयर हो जाए उन दोनों के पोजीशन के बीच में। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें वेवलेंथ दे रखी है। इससे हम वेवलेंथ लेमडा, एवरेज लेमडा निकाल सकते हैं, डेल लेमडा निकाल सकते हैं। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? यहाँ पे हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 2x। इस हमें डिस्टेंस x की वैल्यू में डिटरमाइन करनी है। x की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? x या आप इसको d भी लिख सकते हो। तो x या d की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारा जो फॉर्मूला होता है डेल लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 2d। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं डेल लेमडा की और लेमडा की। तो लेमडा की वैल्यू क्या है? लेमडा क्या है हमारा? एवरेज। लेमडा एवरेज होता है आपका लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 डिवाइडेड बाई 2। लेमडा 1 है हमारा 4882 एंगस्ट्रॉम प्लस 4886 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2। मींस लेमडा हो गया हमारा 4884 एंगस्ट्रॉम। 4884 एंगस्ट्रॉम। ये तो हमारा लेमडा एवरेज हो गया।
ठीक है। और लेमडा लेमडा इस बार लेमडा हो गया, डेल लेमडा कितना है, डेल लेमडा है हमारा 4886 एंगस्ट्रॉम माइनस 4882 एंगस्ट्रॉम मींस 4 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा क्या हो गया, डेल लेमडा। अब वैल्यू रख दो दोनों की, लेमडा अपॉन डेल लेमडा की। तो 4882 एंगस्ट्रॉम का होल स्क्वायर, 4 एंगस्ट्रॉम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 divided by 2 into 4 एंगस्ट्रॉम। इसमें डी की वैल्यू जो आपसे निकल के आती है वो निकल के आती है 0.298 mm। ये वैल्यू आपकी डी की निकल के आती है। मीन्स दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, दोनों पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, दोनों फॉर्मूले आपको याद भी रखने हैं। एक फॉर्मूला आपका लेमडा इक्वल टू 2x/n, दूसरा वाला डेल लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 2d। ओके, ये है हमारा जो मॉड्यूल 1.1 है वो यहाँ पे क्लोज होता है। कल हम मॉड्यूल 1.2 स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स रिंग। 1.2 ये हमारा था, 1.3 स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स रिंग।